गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आर्टिकल 1.5 इलेक्ट्रिक फ्लक्स से स्टार्ट करेंगे। नाउ व्हाट इज फ्लक्स? आपने 12th स्टैंडर्ड में फ्लक्स क्या है ये स्टडी किया होगा। आप फ्लक्स अगर याद करते हो तो आपको कुछ समथिंग इज फ्लोइंग ऐसा याद आता है। सो आपको now imagine that a fluid is flowing with a speed v through small flat surface ds। तो ये छोटा सा फ्लैट सरफेस है ds और उसमें से देखो फ्लूइड पास हो रहा है। फ्लूइड इज समथिंग दैट कैन फ्लो। जो चीज़ फ्लो कर सकती है उसे हम फ्लूइड कहते हैं। शायद उसे गुजराती में प्रवाही कहते हैं। सो फ्लूइड इज समथिंग ऐसी चीज़ जो फ्लो कर सके, प्रवाही। और ये फ्लूइड जो है वो स्पीड v से इस एरिया ds में से पास हो रही है इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री। तो देखो सरफेस इस तरह से है और आपका फ्लो इस तरह से 90 डिग्री। सो फ्लो इज नॉर्मल टू द सरफेस। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, that is volume of fluid crossing per unit area per unit time, is called the flux of the fluid। flux of the fluid क्या है? volume of fluid crossing the area per unit time and it is equal to vds। flux is equal to vds। अब ये तो बात हुई कि हमारा फ्लक्स, हमारा फ्लूइड नॉर्मली फ्लो कर रहा था। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो व्हाट इफ अगर एंगल थीटा बनाए। देखो इसमें देखो आपका ds के साथ ये ds की लाइन है। आपका ये सरफेस कैसा है? आपका इस तरह से, और ये सरफेस आपका कुछ इस तरह से है। तो इसकी नॉर्मल इस डायरेक्शन, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। तो इसके साथ आप और आपका फ्लक्स जो है वो आपका फ्लूइड इस तरह से फ्लो हो रहा है। तो इन दोनों के बीच एंगल थीटा बनेगा। तो उस केस में आप क्या करोगे? VDS के साथ cos थीटा मल्टीप्लाई करोगे। सो योर फ्लक्स विल बी इक्वल टू VDS cos थीटा। अब ये तो फ्लूइड की बात हुई, F इज इक्वल टू VDS cos थीटा। इसी तरह से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी डिफाइन कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगी बाद में। If we represent the surface vector by E and ds having magnitude ds and direction along normal to the surface, E and being the unit vector, flux can be written as। now अब ये सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया को ना आप एक वेक्टर की तरह दिखा सकते हो। अब आप पूछोगे एरिया को वेक्टर की तरह कैसे दिखाएं? तो एरिया तो स्केलर है ना कि 2 मीटर स्क्वायर है, 3 मीटर स्क्वायर है, उसकी डायरेक्शन कैसे दिखाओगे? सो व्हाट यू विल डू इज, ये ds करके एरिया है तो आप उसका मैग्नीट्यूड ds लिखो और उसके बाद वेक्टर की डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन कैसी रखो पता है? डायरेक्शन विल बी अ यूनिट वेक्टर विच इज़ नॉर्मल टू द सरफेस। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा सरफेस है तो इससे अगर ये डायरेक्शन नॉर्मल है नीचे वाली, तो ये इस डायरेक्शन में जो भी यूनिट वेक्टर होगा वो उसकी डायरेक्शन होगी। तो ये ds क्या है? उस एरिया का मैग्नीट्यूड। और ये En क्या है? यूनिट वेक्टर है। लेकिन ये यूनिट वेक्टर कैसा है? उस एरिया से नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर। तो इस तरह से आप एरिया को एज अ वेक्टर दिखा सकते हो। En कैप ds, वेर ds इज द मैग्नीट्यूड। ds क्या है? एरिया का मैग्नीट्यूड। और En क्या है? यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, यूनिट वेक्टर सरफेस से परपेंडिकुलर। तो अब
कॉस थीटा है उसको आप ए डॉट बी है उसको आप ए बी कॉस थीटा लिख सकते हो, विच मीन्स वी डी एस कॉस थीटा को आप वी डॉट डी एस लिख सकते हो, वी डॉट डी एस कॉस थीटा को, है ना। तो मैंने वही लिखा है वी डॉट डी एस। अब वी मैंने ऐसे ही लिखा, डॉट डी एस को हम इस तरह से लिख सकते हैं डी एस इंटू ई एन, इस तरह से। तो हमने वेक्टर फॉर्म में इस तरह से फ्लक्स लिख दिया। उसी तरह से ये हमने फ्लूइड की बात की ताकि आपको समझ है। उसी तरह से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेते हैं। हमारे केस में कोई फ्लूइड वाटर या हनी या कुछ भी फ्लो कर रहा था, इस बार कोई एक्चुअली कुछ फ्लो नहीं कर रहा, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, एक्चुअली कोई फ्लूइड या फ्लो नहीं या कुछ फ्लो नहीं कर रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड की आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझो। तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ इस तरह से होगा, ई डॉट ई एन डी एस। अब ये ई एन क्या है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, और सरफेस का मैग्नीट्यूड, सरफेस एरिया का मैग्नीट्यूड है डी एस, और ई तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड है पता ही है। आपने ये 12th स्टैंडर्ड में किया होगा, तो अभी तक जो हमने किया वो एक्चुअली सिर्फ रिवीजन था। गॉसेस लॉ भी आपने स्टडी की है 12th में, है ना। तो हमारे इसमें गॉसेस लॉ है 1.6 और 1.7 भी गॉसेस लॉ है, पर एक है इंटीग्रल फॉर्म और एक है डिफरेंशियल फॉर्म। इंटीग्रल फॉर्म मतलब इंटीग्रल मतलब संकलन, तो गॉस लॉ संकलन ना फॉर्म में। इमेजिन अ क्लोज सरफेस S सराउंडिंग अ चार्ज QI। आप एक सरफेस कंसिडर करो जिसके ये पूरा सरफेस है फिगर 1.9 में, ठीक है। और इस सरफेस के अंदर एक चार्ज है Q। ये पूरा सरफेस है, उसमें से एक छोटा सा, ये पूरा सरफेस है, ठीक है 1.9 में, उसमें से एक छोटा सा एरिया ds आपने यहाँ पे कहीं पे कंसिडर किया। लेट ds बी एन एलिमेंट ऑफ एरिया अराउंड पॉइंट A ऑन द सरफेस। तो ये देखो यहाँ पे पॉइंट A है, इसके आसपास एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ds कंसिडर करो। अब हमें एरिया को एज अ वेक्टर लेना है, तो उसके लिए आपको एक उसके परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा जो उस पॉइंट से नॉर्मल हो। तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है उससे नॉर्मल आपका देखो, नॉर्मल परपेंडिकुलर इस तरह से एक ई एन ड्रॉ किया, और ये जो एरिया है उसका मैग्नीट्यूड डी एस। तो डी एस वेक्टर इज इक्वल टू ई एन डी एस। और एक पॉइंट चार्ज के कारण, आपको पता है एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से होती है, इस तरह से। ऑलराइट, नाउ सी दिस, ये देखो इसी डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है सी। तो एक पॉइंट चार्ज के कारण इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, काफ़ी सारी होंगी जैसे मैंने बताया, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऐसे 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 ऐसे। पर हमें क्या करना है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे सरफेस एरिया से पास हो रही है सिर्फ उसी को कंसिडर करना है। तो हम सिर्फ इतने को कंसिडर करते हैं। ये आपको याद है ना, हमने लास्ट लेक्चर में ही किया था कि हमारी फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से होंगी, ये तो आपको ऑब्वियसली याद होगा। तो फ्लक्स थ्रू द एलिमेंट ds, सिर्फ ds में से कितना फ्लक्स है वो हम कंसिडर करेंगे अभी। ये फील्ड लाइंस जो ds में से पास हो रही हैं, तो फ्लक्स थ्रू ds, सिर्फ ds जितना, पूरा फ्लक्स f नहीं चाहिए, सिर्फ ds में जो फ्लक्स है वो चाहिए, उसे हम df नाम देंगे, df। तो वो कितना होगा, फ्लक्स कितना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ई एन डी एस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स df इज
ई डॉट ई एन डी एस। अब मैंने ई की जगह ई आई क्यों लिखा? ये सिर्फ नाम है, सिर्फ नोटेशन है। क्यू आई, क्यू की जगह, क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू आई चार्ज के कारण है, इसलिए ई आई नाम दिया है, बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ इट्स जस्ट अ नेम। नाउ डॉट है, उसकी जगह पे हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, ऑब्वियसली ई डॉट ई एन डी एस है। और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब चार्ज क्या है आपका? क्यू आई, तो हमने क्यू आई लिखा, आर स्क्वायर लिखा, और के क्या है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट। नाउ डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस कॉस थीटा बाय। अब सॉलिड एंगल समझो, मैथ्स वालों के लिए इजी होगा, लेकिन शायद बॉटनी वालों को ना समझ है। पर अगर आपका एक स्फेरिकल सरफेस है, उसमें आप एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ds लेते हो, जैसे कि ये एक एलिमेंट है, उसमें से आप थोड़ा सा एरिया अगर ये लेते हो ds, और ये एरिया एलिमेंट सेंटर से r जितना दूर है, ठीक है, तो आप एक सॉलिड एंगल आपको पता है, उसी तरह से आप सॉलिड एंगल डिफाइन कर सकते हो। डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। अब एंगल और सॉलिड एंगल आपको दिमाग में तब आएगा जब आप 3D सोचोगे। अगर 2D में जो चीज़ एंगल है, वही चीज़ 3D में सॉलिड एंगल। तो ये है आपका सॉलिड एंगल, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। ना ये डी एफ को आप फिर से यहाँ पे लिखो, डी एफ इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा डी एस। तो देखो डी एस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, इसको आप डी ओमेगा लिख सकते हो। तो ये हमने यही किया है, क्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, फिर क्यू आई, और ये डी एस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर की जगह डी ओमेगा लिख दिया। सो योर डी एफ इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू आई इंटू डी ओमेगा। नाउ फ्लक्स थ्रू द एंटायर सरफेस इज, अब पूरे सॉलिड सरफेस का सॉलिड एंगल क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा is your omega, that is your 4 pi. So अब हमें पूरे सरफेस का फ्लक्स फाइंड करना है। df क्या था? सिर्फ ये जो एरिया ds है, df क्या था? सिर्फ ds एरिया के अंदर से कितना फ्लक्स निकल रहा है। अब पूरे के पूरे एरिया से, यहाँ से मतलब पूरे इस एरिया से कितना फ्लक्स निकल रहा है, उसके लिए मैं क्या करूँगी? इंटीग्रेशन ओवर डी एफ, और इंटीग्रेशन ओवर डी एफ को मैं एफ नाम लूँगी, ठीक है। तो अब एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर डी एफ। अब इंटीग्रेशन ओवर डी एफ क्या है? ये, तो मैंने ये पुट कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ दिस डी एफ। और अब क्या क्या कांस्टेंट है? अब इसकी जगह पे मैं ये पुट करूँगी। अब इसमें क्या क्या कांस्टेंट है? 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, और चार्ज भी कांस्टेंट रहता है, तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ पाएगा। और इंटीग्रेशन किसके अगेंस्ट हुआ? सिर्फ डी ओमेगा। ऑलराइट, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई, तो इसकी जगह पे आप 4 पाई पुट कर दो। इसकी जगह पे जैसे ही आप 4 पाई पुट करते हो, तो ये 4 पाई और ये 4 पाई कैंसिल होगा, बचेगा क्या? क्यू आई बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू आई बाय एप्सिलॉन नॉट। So your flux is equal to
फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये भी आपने 12th स्टैंडर्ड में देखा होगा कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। If there is an arbitrary distribution of charges by the principle of then by the principle of superposition। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको क्या कहता था कि अगर आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं और उन सब चार्जेस के कारण कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इन सब का वेक्टर सम। सी वेक्टर सम, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अगर हम लगाएंगे और अगर हमारे पास यहाँ पे तो हमने एक ही चार्ज कंसीडर किया, अगर हमारे पास बहुत सारे हैं, अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, तो क्या होगा, और सारे चार्जेस के कारण कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है ई है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, द सम ऑफ दिस फील्ड। तो हमने ये इस तरह से लिखा है, इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इस इक्वेशन के थ्रू दिखाया है। नाउ दिस लीड्स टू अ रिलेशन। अब आपको पता है फ्लक्स, ये फ्लक्स है एंड फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब एक ही नहीं है, सिर्फ एक चार्ज क्यू आई नहीं है, बहुत सारे चार्जेस हैं। इफ़ देयर इज एन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, बहुत सारे चार्जेस हैं, तो मैं क्या करूँगी, समेशन ओवर क्यू आई। तो फ्लक्स, ये फ्लक्स है, इंटीग्रेशन ई डॉट ई एन डी एस, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू आई बाय एप्सिलॉन नॉट। अब एक चार्ज नहीं है, बहुत सारे हैं, तो समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस, सो सिग्मा क्यू आई बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ सिग्मा क्यू आई क्या है, सिग्मा क्यू आई क्या है, सारे चार्जेस का सम, सारे चार्जेस के सम को मैं कैपिटल क्यू कहूँगी, टोटल चार्ज, where Q, capital Q is the total charge within the closed surface। अब अगर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर अब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या होगा, आपको लास्ट लेक्चर में याद होगा कि अगर आपका एक वॉल्यूम है, उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज बाय वॉल्यूम। और अगर वॉल्यूम एलिमेंट है छोटा सा डी टाउ, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा, इंटीग्रेशन ओवर डी टाउ। तो हम रो क्यू को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू रो वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो डी टाउ। तो अब Q की जगह पे इंटीग्रेशन रो डी टाउ लिख दो, बस ये रिलेशन कैसे आया, समझ आया। बस यहाँ पे Q है, उसकी जगह पे इंटीग्रेशन रो डी टाउ लिखा, बाकी कुछ नहीं। अब फर्स्ट केस में क्या था, हमारा क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज है, सी सरफेस, क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है, तब आपका फ्लक्स ऐसा आया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट करके। अब सपोज नाउ द चार्ज इज आउटसाइड द सरफेस एस। अब फिगर 1.10 में देखो, आपका सरफेस ये है पर आपका चार्ज जो है वो सरफेस के बाहर है, तब क्या होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर passes through the two area elements ds1 and ds2 cut out by cone with apex at q1। अब ये जो
ये एक चार्ज है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इस डायरेक्शन में, 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 इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम सिर्फ ये वाले एरिया की बात कर रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ इसी डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। ठीक है, और अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाली, ये इस डायरेक्शन में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस सरफेस एरिया को कहाँ पे इंटरसेक्ट या कट कर रही है। एक तो देखो यहाँ पे ये आया, यहाँ पे कट कर रही है, और फिर आगे बढ़ के ये यहाँ पे कट कर रही है। ठीक है, तो हमने दो एरिया कंसिडर किए, DS1 और DS2, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब DS1 की डायरेक्शन ये है, DS2 की डायरेक्शन ये है। अब आप एक एंगल θ1 और θ2 तो अब Q, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो, और इसके बीच DS की डायरेक्शन के बीच एंगल θ1, और ये एंड DS2 के डायरेक्शन के बीच एंगल θ2। अब टोटल फ्लक्स DF क्या होगा, DF क्या होगा, इसके कारण जो फ्लक्स है वो और इसके कारण जो फ्लक्स है वो। अब इस DS1 के कारण जो फ्लक्स है वो कितना होगा, तो KQ by R1 square into cos of the angle। अब इस वाले के कारण DF विल बी K मतलब 1/4πε0 KQ by R1 square, क्योंकि ये फर्स्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो KQ by R1 square, ये हुआ E। आपको पता है DF इज इक्वल टू EDS cos थीटा, राइट। तो E हमारा इतना है KQ by R square। ठीक है, उसके बाद हम DS क्या है हमारा, DS1, तो ये DS1 पुट किया। अब cos ऑफ थीटा, अब cos थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच का एंगल। तो अब आप एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये EN और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। अब EN इस डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में, तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आएगा, तो ये पूरा एंगल कितना हुआ, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 180 डिग्री है। ठीक है, 180 डिग्री प्लस θ1, 180 डिग्री प्लस θ1, तो cos ऑफ 180 डिग्री प्लस θ1। ऑलराइट, तो ये हमने लिख दिया cos ऑफ 180 डिग्री प्लस θ1, तो ये हमने ये लिखा फर्स्ट। और प्लस इसके कारण कितना होगा, इस एरिया एलिमेंट के कारण, इसके कारण फ्लक्स होगा E.ENds। अब E क्या है, KQ by R square, K इज़ 1/4πε0, फिर QI by R2 स्क्वायर लूँगी क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले DS2 की, फिर DS2, और ये डॉट है उसकी जगह पे, ये आपको पता है EDS cos थीटा होगा, EDS cos थीटा। तो E की वैल्यू हमने ये लिखी, फिर DS की जगह हमने DS2 लिखा, और cos एंगल ये थीटा एंगल क्या है, इट्स द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया DS2, तो कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज़ cos θ2। तो हमने ये देखो यहाँ पे लिखा। अब आप इस पे ध्यान दीजिए, आपको पता है दैट cos पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ये मैथ्स की
एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो cos 180 प्लस थीटा को मैंने माइनस cos थीटा 1 लिख दिया। देखो cos 180 प्लस थीटा दैट इज cos पाई प्लस थीटा को मैंने माइनस cos थीटा 1 लिखा। उसके बाद तो सिंपल है, 1/4 QI/4πε0 दोनों में से कांस्टेंट लिया तो बचा क्या, फर्स्ट में माइनस cos थीटा 1, फिर ds1/r1² और सेकेंड में से cos थीटा 2 ds2/r2²। तो ये आपका टोटल df हुआ। अब cos थीटा ds/r² क्या है, cos थीटा ds इंटू r², ds cos थीटा इंटू r² है d ओमेगा, ठीक है। तो ये भी d ओमेगा हुआ और ये भी d ओमेगा हुआ, है ना। दोनों ही d ओमेगा हुए। अब माइनस d ओमेगा प्लस d ओमेगा मतलब 0, सो df इज 0, योर फ्लक्स विल बी 0। तो अगर आपका सरफेस एरिया के बाहर चार्ज है तो आपका फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स इज 0। अब इन दोनों को हम साथ में लिखते हैं। अगर आपका चार्ज Q सरफेस के अंदर है फर्स्ट पार्ट की जैसे, तो आपका गॉसेस लॉ होगा इंटीग्रेशन E.E/ds इज इक्वल टू Q/ε0। और अगर चार्जेस सरफेस के बाहर हैं तो E.E/ds क्या, इंटीग्रेशन E.E/ds क्या होगा, 0। दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। तो ये जो है इसे आप इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ कहेंगे, ठीक है। नाउ गॉस लॉ डिफरेंशियल फॉर्म। अब डिफरेंशियल फॉर्म देखते हैं गॉस लॉ का। अब एक डाइवर्जेंस थ्योरम करके एक थ्योरम है, आपको शायद सेम 1 में हमने की है, शायद नहीं, बता देते हूँ डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है। डाइवर्जेंस थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई एक वेक्टर फील्ड है, फॉर एग्जांपल A, ठीक है, तो हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन करें अगर, डेल डॉट ए डी टाउ दैट विल बी इक्वल टू A.E/ds और ये इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस होना चाहिए। ये है आपकी डाइवर्जेंस थ्योरम, ये याद रख लेना, कहीं लिख लो लिखना हो तो, कि ठीक है। तो अब ये डेल डॉट ए को मैंने ये जो मैं डेल डॉट ए लिख रही हूँ उसकी जगह इन्होंने डाइव ए लिखा है, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ ए। ये लिखूँ या डाइव ए लिखूँ एक ही चीज़ है, समझ जाना। तो इसी लॉ को यूज़ करते हुए अब ए की जगह हमारे पास कौन सी फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इंटीग्रेशन ऑफ E/ds इन दोनों को कंपेयर करो तो ए की जगह E आएगा, तो अब इसकी जगह मैं ये पुट कर सकती हूँ, तो E.E/ds इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ E डी टाउ, ये A डी टाउ है उसकी जगह डाइवर्जेंस ऑफ E डी टाउ। सो डाइवर्जेंस ऑफ E डी टाउ इज इक्वल टू, अब E.E/ds क्या है, 1/ε0 रो डी टाउ। देखो यहाँ पे, देखो है ना, ये है। सो मैं इस दिस इज इक्वल टू ये मैं लिख देती हूँ, ठीक है। अब इस वाले फॉर्मूला से मैंने इन दोनों को इक्वेट किया और ऊपर हमने दिस इक्वल टू दिस वन, ये इतना लिखा। फिर
ये भी ओवर द वॉल्यूम है और ये भी इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम है, तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो और एक वॉल्यूम इंटीग्रल लिख दो और फिर रो बाय एप्स इसको इधर ले आओ, तो डाइवर्जेंस ई माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट डी टाउ आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब अगर इंटीग्रेशन ओवर समथिंग इज 0 तो आप इसे 0 कंसिडर कर सकते हो, इतने को आप 0 कंसिडर कर सकते हो। तो डाइवर्जेंस ई माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। तो डाइवर्जेंस ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 वॉट एवर। और डाइवर्जेंस ई क्या है, मैंने आपको कहा था डाइवर्जेंस ई या फिर डेल डॉट ई। तो आपकी डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ क्या है, ये है आपकी डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। सम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अब आप गॉस लॉ की कुछ एप्लीकेशंस स्टडी करेंगे, ये भी आपने 12th में की है। The field due to infinite layer of positive charge within uniform surface density sigma. एक आपका सरफेस एरिया है, यहाँ पे देखो सरफेस एरिया जिसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, और एक्चुअली प्लस सिग्मा लेते हैं। प्लस सिग्मा ये दिखाने के लिए कि ये पूरी जो सरफेस एरिया है उसमें पॉजिटिव चार्जेस भरे हुए हैं, पॉजिटिव चार्जेस। इनफाइनाइट लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विथ चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो अब अगर ये सरफेस है जिसमें पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ रहेगी, यहाँ से इस तरफ, यहाँ से इस तरफ, ऐसे रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ बाय गॉसेस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है कि ई इंटीग्रेशन ई डॉट ई एन डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये कहता है आपका गॉस लॉ। अब ई क्या है, देखो आपका गॉस लॉ कहता है ई डॉट ई एन डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपका इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। माइनस क्यों किया, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ E माइनस E2, तो मैंने यहाँ पे E1 माइनस E2 लिखा। उसके बाद ds तो वही रहेगा, E1 माइनस E2 इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू। अब क्यू कितना रहेगा, आपको पता है कि हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय एरिया, और एरिया कितना है ds। तो आपका Q कितना होगा, Q विल बी सिग्मा ds। सो Q इज इक्वल टू सिग्मा ds बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब E1 माइनस E2 ds इज इक्वल टू Q की जगह पे सिग्मा ds बाय एप्सिलॉन नॉट। ds कैंसल, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू सिग्मा माइनस एप्सिलॉन नॉट। अब ये आपकी 12th स्टैंडर्ड की बुक में है, आपको ज़्यादा टफ नहीं रहेगा समझने में, ये तो आपने किया है। फील्ड आउटसाइड एन आइसोलेटेड चार्ज स्फीयर। एक चार्ज स्फीयर लो, स्फीयर जिसके अंदर चार्ज है, ठीक है, ये एक स्फीयर है जिसके अंदर चार्ज है, देखो, और उसके बाहर, इस स्फीयर के बाहर एक पॉइंट लिया है मैंने P, ठीक है। हमें इस पॉइंट पे, ये पॉइंट आउटसाइड है, बाहर है, इस स्फीयर के बाहर एक पॉइंट है P, उसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है।
अब तो पहले हम देखेंगे कि ये जो पॉइंट P है वो सेंटर से, चार्ज स्फीयर के सेंटर से कितना दूर है, r डिस्टेंस दूर है। ठीक है, तो हम एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ करेंगे। ये जो डॉटेड स्फीयर है वो क्या है, इमेजिनरी स्फीयर। इफ r is the radius of imaginary sphere, its area is 4 pi r square. Now by okay, तो ये तो इमेजिनरी स्फीयर है। अब एक स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर। ये समझना कि ये आपका जो ये आपने जो ड्रॉ किया है ना वो एक्चुअली आपका डीएस है, मतलब ये आपका, यही आपका, अगर ये सरफेस पे आपको फाइंड आउट करना है तो ये आपका अगर डीएस होगा तो इंटीग्रेशन ओवर डीएस पूरा का पूरा होगा, इंटीग्रेशन ओवर डीएस। अब गॉस लॉ क्या कहता है आपको, इंटीग्रेशन ई डॉट ई एन डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ई हम ई कांस्टेंट है तो हम इससे इंटीग्रेशन से बाहर लेते हैं, ई डॉट ई एन डी एस। ठीक है, उससे आप इंटीग्रेशन से बाहर लो और इंटीग्रेशन ओवर डी एस करो। इंटीग्रेशन ओवर डी एस मतलब कि वो स्फीयर का पूरा एरिया, इस स्फीयर का जो स्फीयर ऊपर ड्रॉ किया हमने ऐसे डॉटेड स्फीयर, उसका पूरा सरफेस एरिया, और वो कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपका ई डॉट ई एन डी एस होगा 4 पाई आर स्क्वायर ई, है ना, तो ये हमने लिखा। और ई डॉट ई एन डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट तो था ही, सो ई इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। Now rho is equal to q by v। अब आपको पता है कि रो क्या है, सरफेस या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सरफेस है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो। तो रो इज इक्वल टू क्यू बाय वी, मतलब कि चार्ज बाय वॉल्यूम। सो योर क्यू कैन बी रिटन एज रो वी। और स्फीयर के केस में स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सो योर क्यू इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब इसमें से आपने ई को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाया तो आपकी ई कुछ इस तरह से आई, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आई। अब इसके बाद इस क्यू की जगह पे आप क्यू की जगह पे ये पुट कर दो, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये 4/3 और अब ये समझो आप, यहाँ तक आपको समझ आ गया कि ये इसको ई को सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाया, 4 पाई आर क्यूब को आर स्क्वायर को यहाँ पे ले गए तो आपकी कुछ ऐसी है इक्वेशन। अब ये यहाँ तक आपको समझ आया, रो इज क्यू इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब क्यों है। ठीक है, अब हमारा चार्ज कहाँ पे है, चार्ज इस सरफेस के अंदर है और इस सरफेस का रेडियस क्या है, स्मॉल ए। ठीक है, तो चार्ज पूरा का पूरा बाहर नहीं है, चार्ज सिर्फ स्मॉल ए रेडियस के अंदर ही है। तो हम कितने वॉल्यूम को कंसिडर करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब की जगह पे ए क्यूब। सो क्यू इज इक्वल टू रो इंटू 4/3
4/3 पाई a क्यूब, ठीक है। तो अब ये q की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो आपको ये देखो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। सो अगर आपका पॉइंट इस स्फीयर के बाहर है, अगर आपका कोई भी पॉइंट P चार्ज स्फीयर के बाहर है, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होगी। और अगर आपका पॉइंट अंदर है, इफ़ योर पॉइंट इज इनसाइड द स्फीयर, फॉर एग्जाम्पल ये पूरा का पूरा एक स्फीयर है जिसका रेडियस है कैपिटल R, ठीक है। और उसके अंदर से एक और उसके अंदर पूरे चार्जेस हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि स्फीयर के अंदर ही एक पॉइंट P कंसिडर करो और उस पॉइंट पे कितना चार्ज है, उस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगी, हमें ये फाइंड करना है। पॉइंट P पे आपको कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी ये हमें फाइंड करनी है। तो ये पॉइंट P जो है वो सेंटर से फॉर एग्जांपल R डिस्टेंस दूर है। लेट पॉइंट P बी एट डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर। पॉइंट P से आप एक इमेजिनरी स्फीयर पास कराओ। इमेजिन अ स्फीयर पासिंग थ्रू P, एक हमने कर लिया। अब इस पॉइंट P के अंदर के में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसमें किसका कंट्रीब्यूशन होगा, जो चार्जेस P के बाहर हैं यहाँ पे है उनका, या चार्जेस अंदर है उनका। ऑब्वियसली जो चार्जेस अंदर है सिर्फ उतने ही पार्ट का होगा, राइट। जो इसके अंदर है इसके अंदर जितने चार्जेस हैं उसी के कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, ठीक है। तो आपका जो E.ENds है वो कैसा होगा, E.ENds मतलब कि E बाहर निकाला और इंटीग्रेशन ds आपका होगा 4πr², और E तो है ही। इंटीग्रेशन ऑफ ds मतलब कि इस पूरे स्फीयर का आप पूरे स्फीयर का एरिया लो। एक स्फीयर का एरिया कितना होता है 4πr², तो E इंटू 4πr², तो इसकी जगह पर मैंने E इंटू 4πr² लिखा। और Q बाय टोटल चार्ज, टोटल चार्ज आपका क्या है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब Q क्या रहेगा, रो इंटू वॉल्यूम बाय एप्सिलॉन नॉट। अब वॉल्यूम कितना है स्फीयर का वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3πr³, 4/3πr³ है ना। तो अब आपकी गॉस लॉ क्या है, E.ENds इज इक्वल टू Q/4πε0। तो आप इन दोनों को इक्वेट कर दो, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, सी यही इक्वेट किया हमने बाय गॉस लॉ। फिर E को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओ तो आपकी फील्ड कुछ इस तरह से आएगी। तो ये क्या है, इफ़ योर पॉइंट P इज इनसाइड अ स्फीयर। अब आप पूरे स्फीयर का देख लो कि अगर ये ग्राफ देखो, ये है डिस्टेंस और ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो
अगर आपका पॉइंट है इनसाइड द स्फीयर तो क्या होगा, कुछ इस तरह से आर रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, मतलब ई इज प्रोपोर्शनल टू आर, ई इज प्रोपोर्शनल टू आर है ना, ई और आर प्रोपोर्शनल है। तो देखो अगर आपका स्फीयर कुछ इस तरह से है कि उसका रेडियस ए है, तो 0 से लेके ए तक, मतलब अगर आपका पॉइंट 0 से लेके ए तक है, मतलब कहीं भी अंदर है, तो आपकी इस तरह से बढ़ रही है ना। और जैसे ही वो ए से बाहर आएगा, मतलब आउटसाइड द स्फीयर आएगा, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, ई इज, ये देखो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे घटा, इसके बाद देखो घट रहा है, वो भी आर स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनली घट रहा है। नाउ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट सिलेंडर, अब हमने गॉस, ये आपका यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट सिलेंडर है, हमने एक गॉसियन सरफेस कंसिडर किया। वो कैसा है, वो ऐसा है, वो भी सिलेंडर है, ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है जिसका रेडियस है d और जिसकी हाइट है l। अब किसी भी सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर एच, जहाँ पे आर रेडियस होता है और एच हाइट होती है। तो हमारे केस में एरिया कितना होगा, 2 पाई आर एच, आई एम सॉरी 2 पाई आर एच, ये आपका एरिया रहता है कर्व्ड सरफेस एरिया किसी भी सिलेंडर का, जहाँ पे आर रेडियस और एच हाइट। तो हमारे केस में क्या होगा, 2 पाई आर, रेडियस क्या है d और हाइट क्या है l, तो 2 पाई डी एल आपका एरिया रहेगा, ठीक है, टोटल एरिया। अब E डॉट गॉस लॉ क्या है, E डॉट ई एन डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब E बाहर ले लो आप इंटीग्रेशन से, और फिर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू क्यू क्या है, क्यू को आप इस तरह से लैम्डा एल इस तरह से लिख सकते हो। क्यू की जगह पे लैम्डा एल क्यों लिखा मैंने, आपको पता है लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू, लाइन चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट मीटर, मतलब कि चार्ज बाय डिस्टेंस या फिर लेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल, लाइन चार्ज डेंसिटी। सो क्यू, ये हमने लाइन चार्ज डेंसिटी लास्ट लेक्चर में देखी। सो क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल, तो इस क्यू की जगह मैंने लैम्डा एल लिखा, ठीक है। तो ई इंटीग्रेशन डी एस इज इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इंटीग्रेशन डी एस मतलब कि पूरे के पूरे सिलेंडर का एरिया वो कितना है, इतना, तो ई 2 पाई डी एल इज इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। देखा, तो यही चीज़ यहाँ पे दी है। अब आप ई को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना दो, तो आपको क्या मिल गया, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल गुजराती वालों के लिए विज स्थितिमान पोटेंशियल, विज स्थितिमान। A test charge will not move in opposition to force
it experiences in an electrostatic field and less work is done on it. The charge moved in this way acquires potential energy. आप एक यूनिट टेस्ट चार्ज सपोज करो जिससे आपको A to B इस पॉइंट ए पॉइंट पे है, फिर उसे B पॉइंट पे ले जाना है, और along the line joining AB in the field of point charge Q. अब ये यहाँ पे पॉइंट चार्ज Q है, इसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अब इसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें एक चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाना है, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा ना। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल ये Q आपका एक पॉजिटिव चार्ज है और A पे भी कोई तो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो एक्चुअली रिपल्शन होगा, इन दोनों के बीच कुछ रिपल्शन होगा। A यहाँ इस तरफ मूव करने का ट्राई करेगा, लेकिन हमें क्या करना है कि हमें इस चार्ज को इधर ले जाना है, विच मीन्स कि हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा ताकि ये फोर्स को, इस रिपल्सिव फोर्स को वो ओवरकम करके इस तरफ जाए, ठीक है। और वो वर्क कितना होगा, वर्क आपको पता है, वर्क इज इक्वल टू E डॉट dl, वर्क डन इज E डॉट dl। याद करो ये हमने 12th स्टैंडर्ड में किया हुआ है, आपने dw इज इक्वल टू E डॉट dl। एक्सक्यूज मी। अब E कितना होगा, KQ बाय आर स्क्वायर। K इज E कितना है, KQ बाय आर स्क्वायर। K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर, ये आपका E है, और डॉट की जगह पे कॉस थीटा लिख दिया, बस हो गया, और ये dl। अब क्या करो, dl कॉस थीटा को हमने dr कहा, सिर्फ dl कॉस थीटा को आप dr कहो, ठीक है। और r क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। देखो ये जो पॉइंट P है उसकी पोजीशन कैसी है, सेंटर से r, तो r इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। अब ये है dw जो है वो वर्क डन है, यहाँ पे dw है वो वर्क डन कितना है, सिर्फ dl, छोटे से पाथ dl के लिए। अगर हमें पूरा पाथ A से B पूरे पाथ में वर्क डन लेना है तो हम क्या करेंगे, dl देखो एक छोटा सा पाथ है, छोटा सा dl, अगर पूरे के पूरे पाथ में कंसिडर करना है तो हम क्या करेंगे, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो A का पोजीशन वेक्टर क्या है, r1, A Q से r1 डिस्टेंस जितना दूर है, और B Q से r2 डिस्टेंस जितना दूर है, तो हम क्या करेंगे, r1 से r2 तक इंटीग्रेशन करेंगे, r1 से r2 तक इंटीग्रेशन। तो हमने जो W है उससे का क्या किया, W इज इक्वल टू r1 से r2 dw, समझ में आया। dw एक छोटा सा पोर्शन है, dl पे जो वर्क डन है वो dw है, तो पूरा क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम r1 टू r2, मतलब A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक। तो ये देखो
ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन। डी डब्ल्यू क्या है हमारा, ई डॉट डी एल, डी डब्ल्यू है ई डॉट डी एल। अब ई क्या है आपका के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो के मतलब 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू, फिर आर स्क्वायर को मैं अंदर रखूँगी इंटीग्रेशन के अंदर, क्योंकि R1 से R2 ही तो इंटीग्रेट करना है। और ये देखो ये आपका डी डब्ल्यू है, ठीक है। अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो आप क्या करोगे कि Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो बाहर रखोगे क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा, सिर्फ इतना, इंटीग्रेशन R1 to R2 dr/r²। अब इंटीग्रेशन ऑफ dr/r², इंटीग्रेशन ऑफ dr 1/r² क्या होगा, -1/r, और ये R1 से R2 है तो इसको भी R1 से R2 रखना पड़ेगा, तो ये कितना होगा 1/R1 - 1/R2। सो W इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R1 - 1/R2। तो ये है आपका वर्क डन। अब अगर आप इसको पूरा का पूरा घुमा के बी से आप ए से बी पे ले गए और बी से वापस ए पे ले आए, तो आपको क्या लगता है वर्क डन क्या होना चाहिए। देखो ए से बी पे गया और बी से वापस ए पे आया, तो आप बोलोगे मैडम इसका डबल होना चाहिए, यहाँ से गए और यहाँ से वापस, उतना वर्क डन डबल होना चाहिए, आप तो ये बोलोगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में क्या होगा, वर्क डन ज़ीरो होगा। क्यों पता है, क्योंकि आपका इनिशियल पॉइंट है R1, ठीक है, और आपका पहले R2 क्या था, ये था। अब आप क्योंकि फाइनल आपका पॉइंट ये है, लेकिन अब क्या है कि आपका फाइनल पॉइंट आप यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से वापस यहाँ आए, मतलब आपका फाइनल पॉइंट R2 भी यही है ना, ये कुछ नहीं है। R1 और R2 सेम है, तो R1 और R2 सेम रखो तो W ज़ीरो होगा। सो आपका W जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो वर्क डन इज ज़ीरो। आपका जो क्लोज्ड पाथ है, क्लोज्ड पाथ मतलब क्या कि जहाँ पे शुरू किए वहीं पे क्लोज, वहीं पे ख़त्म हो गया, उसे हम क्लोज्ड पाथ कहेंगे। देखो क्लोज है पूरा। Force which has the property of doing no work around a closed path is called conservative force। ऐसा फोर्स जिसमें एक क्लोज्ड पाथ के अराउंड वर्क डन ज़ीरो हो जाता है उसे हम कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब गुजराती में संरक्षणी बल। नाउ इफ वर्क डन इज मेजर्ड फ्रॉम R1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम कंसिडर करते हैं कि इनिशियली हमारा चार्ज जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था और इनफाइनाइट डिस्टेंस से हम उसे कोई एक पॉइंट R पे ले आए, ठीक है। तो आपका R1 कितना होगा, इनिशियली कहाँ था, इनफाइनाइट पे, तो R1 आपका इन्फिनिटी होगा, और फाइनली कहाँ है, R पे, तो आपका R2 R होगा। R1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, R2 इज इक्वल टू R, ठीक। तो अब इस फॉर्मूला में R1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब 1/R1 कितना होगा, ज़ीरो, और R2 क्या है, R2 इज़ R, तो आपका क्या होगा, W इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
1/r1 तो 1/∞ है, मतलब 0 माइनस 1/r, तो माइनस ये देखो ये क्या होगा, -q/4πε0 तो ये होगा आपका वर्क डन, माइनस क्या होगा, -q/4πε0r। ठीक है, अब ये याद रखना, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वर्क डन by electrostatic force when a test charge is carried from point A to point B is called the loss of potential energy of test charge। मतलब हम वर्क डन क्या होगा, वर्क डन विल बी लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब हम चार्ज को कहाँ से कहाँ ले गए, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट ए इज नथिंग बट द लॉस है, तो माइनस ऑफ योर वर्क डन। तो ये है आपका वर्क डन, ये आपका वर्क डन है, देखो ये आपका वर्क डन है, तो लॉस मतलब माइनस, सो माइनस ऑफ दिस ब्रैकेट is your potential difference, got it, minus your work done is potential at B minus potential at A। अब हम पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल हमने यहाँ पे कैसे निकाला, पोटेंशियल डिफरेंस कि वर्क डन का माइनस कर दिया। अब यहाँ पे हमारा वर्क डन क्या रहा है, -4q/4πε0r, ये हमारा आ रहा था। देखो इस केस में हमारा W क्या आ रहा था, -q/4πε0r। तो अब हम पोटेंशियल क्या लेंगे, पोटेंशियल मैंने अभी दिखाया माइनस ऑफ वर्क डन, मतलब इसका माइनस, दैट इज प्लस, तो आपका होगा q/4πε0r2। तो आपका पोटेंशियल क्या होगा, potential is the work done in bringing unit charge from infinity to any point। कोई भी पॉइंट, आपको अगर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो आप क्या करोगे, पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। एक पॉइंट बी है, उसके ऊपर पोटेंशियल इज नथिंग बट आप इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे चार्ज को ले आने में कितना वर्क करते हो। अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज पोटेंशियल एट अ पॉइंट, तो आप कहोगे कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम ઇન્ફિનિટી ટુ ધેટ પોઈન્ટ। ઇન્ફિનિટીથી એ પોઈન્ટ ઉપર ચાર્જને લઈ આવવા માટે જેટલો કાર્ય કરવો પડે એને પોટેન્શિયલ કહેવાય। પોટેન્શિયલ એટલે સ્થિતિમાન, ઇફ આઈ એમ નોટ રોંગ। પોટેન્શિયલને તમે હમણાં સુધી સ્મોલ વી તરીકે, કેપિટલ વી તરીકે દર્શાવતા હતા। આ બુકમાં 5r તરીકે દર્શાવે છે પોટેન્શિયલને, 5r। તો પોટેન્શિયલ 5r ઇઝ ઇક્વલ ટુ વર્ક ડન ઇન બ્રિંગિંગ ચાર્જ ફ્રોમ ઇન્ફિનિટી ટુ ધેટ પોઈન્ટ। ઇન્ફિનિટીથી એ પોઈન્ટ સુધી જેટલું લાવવામાં આવે, જેટલો વર્ક કર્યું છે એ। તો આ તમારું, જો આજ ફરીથી લખ્યું તો આ છે તમારો, ये है आपका पोटेंशियल 5। और अब ये तो भाई एक चार्ज की बात हुई, ठीक है। अगर
बहुत सारे चार्जेस हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबका सम लेना पड़ेगा। या फिर आप अगर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इंटीग्रेशन भी ले सकते हैं। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, क्यू की जगह पे इंटीग्रेशन रो डी टाउ। अब ये आपको फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रो डी टाउ क्यों होगा, ये अब तक आपको समझ आ जाना चाहिए।